मुंबई में अपने घर पहुंची कंगना रनौत। एयरपोर्ट पर समर्थकों और विरोधियों का हंगामा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, जमकर हुई नारेबाजी। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ से नाराज शरद पवार। तोड़फोड़ को बताया गैर जरूरी, कहा मुंबई में और भी है अवैध निर्माण। ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे रिया 14 दिन की भायखला जेल में हुई शिफ्ट। जमानत के लिए लगाई गई फिर अर्जी। और मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का वेब। राज्यसभा सांसदों ने कहा 14 सितंबर को सदन में रहेंगे मौजूद। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। अपने ऑफिस पर हुई कार्रवाई को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। इसके अलावा और क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने, आपको सुनाते हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो अपने ऑफिस पर हुई कार्रवाई को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ माफियाओं के साथ मिलकर जो घर और दफ्तर को तोड़ने का जो कदम उठाया गया, जो हिमाकत की गई है, वो तुम लोगों का घमंड जरूर तोड़ेगा। जी हाँ, कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा कि घर टूटा है आज, लेकिन कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा, क्योंकि कुछ माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह का कृत्य किया गया, उनके दफ्तर को तोड़ा गया है। बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत के दफ्तर में बुलडोजर चलवा दिया गया। ये अंदर की तस्वीरें। सत्यप्रकाश सोनू है हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? और कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा है आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? जी सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? और कंगना रनौत ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा आज घर टूटा है मेरा, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। जाहिर तौर पर कंगना रनौत घर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने खुद एक वीडियो के जरिए के माध्यम से अपना एक बयान सामने रखा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका सपनों का घर जो टूट गया है, ऐसे में जिस तरह से मेरा घर टूट गया है, उसके बाद जो है अब उद्धव ठाकरे का जो है कहीं न कहीं घमंड टूट जाएगा। हालांकि ये घमंड टूट गया है, क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा था कि मैं मुंबई आऊंगी, किसी के बाप की नहीं है, और कंगना रनौत जब सही सलामत अपने घर पहुंच चुके, तो जाहिर तौर पर देखा जाए सुनील, तो कहीं न कहीं सरकार का जो बयानबाजी थी, उनका घमंड था, वो कहीं न कहीं टूट चुका है। जी सत्यप्रकाश, इस वीडियो में जो कंगना रनौत ने बात कही है, उन्होंने कहा है कुछ फिल्म माफियाओं के साथ मिलकर जो घर को दफ्तर को तोड़ने का काम किया गया है, किसकी ओर इशारा करता है ये पूरा बयान? और कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंगना रनौत, हालांकि वो बेहतर इस चीज को जानती हैं, समझती हैं, लेकिन इशारा उन्होंने फिल्म माफियाओं की ओर भी किया है? देखिए, मुंबई में मनपा को ऐसे भी माफिया कहा जाता है कि मनपा माफिया है, गुंडा है, पैसे जो कलेक्शन की एक संस्था मानी जाती है, क्योंकि मुंबई मनपा जो है हमेशा से शिवसेना के पास रही है। शिवसेना जो है लगातार इसी के माध्यम बनाकर जो है
धनुगाही का काम करती रही है। ऐसे में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ है, तो जाहिर तौर पर कंगना रनावत का इशारा कहीं न कहीं मुंबई मनपा की तरफ रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी फिलहाल कुछ क्या तस्वीरें सत्यप्रकाश, क्योंकि आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, जो तमाम समर्थक कंगना रनौत के पहुंच रहे थे उनके दफ्तर के बाहर वो पहुंचे और उन्होंने उनके समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम कंगना के साथ हैं। शिवसेना ने जो भी कुछ किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, उद्धव ठाकरे को टारगेट भी किया गया। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, कंगना रनावत को जो समर्थक थे, वो चाहे कर्मी सेना हो, चाहे आम जनता हो, जो कंगना रनावत को चाहने वाले हैं, वो जो है एयरपोर्ट से सीधे उनके घर पे पहुंच चुके हैं, उनके जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहां तमाम जो है सीआरपीएफ की बटालियन तैनात की गई है, मुंबई पुलिस तैनात की गई है, मनपा के तमाम कर्मचारी मौजूद है, तो जाहिर तौर पर इस तरह से कहीं जो माहौल है एक दिखाता है कि किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार जो है किसी एक को जो है केंद्र बनाकर इस तरह से कार्रवाई करवाती है। ऐसे में जनता अब तो ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की जो किरकिरी अब चारों तरफ से हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। मुरारी सिंह भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मुरारी, आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल जो है कंगना रनावत के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पुलिस की हलचलें काफी तेज हो गई है। पुलिस के काफी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। थोड़ी ही देर में कंगना रनावत जो है यहाँ पहुंचने वाली है और उससे लेकर के सुरक्षा के लिहाजे से मुंबई पुलिस जो है यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है। सबसे बड़ी बात और अहम बात आपकी बताएं तो लॉयर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो इंजीनियर, जो बिल्डिंग इंजीनियर होते हैं, उनकी मदद से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा बनाने में कितना खर्च आएगा और कितने का नुकसान हो रहा है। और थोड़ी ही देर में कंगना रनावत यहाँ पहुंचेंगी और उसके बाद वो अपने लॉयर के साथ इस अपने दफ्तर में जाएंगी और क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका जायजा लेकर भरपाई के लिए जो है कि अगली कार्रवाई करेंगी। जी, लेकिन अंदर जो तोड़फोड़ की गई है मुरारी, वो क्या कुछ दर्शाता है? क्योंकि घर के अंदर जो काम कराया गया, जिस तरीके से इस दफ्तर को बनाया गया, यहाँ कहाँ अवैध निर्माण की बात सामने आ रही थी? क्योंकि घर के अंदर तोड़फोड़ की गई, घर के बाहर तोड़फोड़ नजर नहीं आई। बुलडोजर अंदर जाकर चलाया गया। जी, जिस तरीके की यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, इस पर अब कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसके बगल के जो दोनों मकान हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इनके मकान के अंदर जो दीवार बाउंड्री का है उसके अंदर जाकर के जो छज्जे होते हैं मकान के, उसे तोड़ा गया है। जो बाहर उनका वॉशरूम था उसे तोड़ा गया है। वॉचमैन के बैठने के लिए जो जगह थी उसे तोड़ा गया है। तो ऐसे जो तोड़ा कार्रवाई हुई है, बीएमसी भले ही उसे अनलीगल बता रही हो, लेकिन हम यहाँ पर मौके पर खड़े हैं, जो चीज देख पा रहे हैं कि कहीं से भी कोई अनलीगल दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण हैं, ये देखने की जरूरत है अधिकारियों ने ये निर्णय क्यों लिया। शिवसेना से तकरार के बीच आखिरकार कंगना रनौत भारी सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंची, लेकिन उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। उधर कंगना रनौत की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को रोका, इस पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने जब रोक लगाने का आदेश दिया तब तक बीएमसी की टीम दफ्तर को तोड़ने के बाद लौट चुकी थी। आपको बता दें, इस मामले में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी और इस बीच कंगना रनौत ने कहा है कि मेरे घर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं है। कोरोना के कारण सरकार ने भी 30 सितंबर तक किसी भी निर्माण को गिराने पर प्रतिबंध लगा के रखा है और बॉलीवुड देख सकता है कि किस तरह से यहाँ पर ये कवायद की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर ये दोषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ इस मामले में बीएमसी का कहना है कि कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर कई अवैध निर्माण किए गए थे और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट करके बीएमसी कर्मियों की तुलना बाबर की सेना से की और कहा कि ये मंदिर फिर से बनेगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में
चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये परिवार पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वहीं मंगलवार को रिया को भी एनसीबी ने, लेकिन बुधवार को रिया की कानूनी टीम फिर एक्शन में दिखी। रिया के वकील सतीश मान शिंदे सेंसर कोर्ट के एक बार फिर से आपको बता दें कि वो बेल याचिका डालने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि रिया को अभी भी वो जेल जाने से बचा सकते हैं। लेकिन जब सतीश एनसीबी दफ्तर पहुंचे तब उनके हाथ में एक बैग भी था। बताया जा रहा है कि वह रिया के लिए ही लेकर गए थे। अगर रिया को बेल नहीं मिलती है तो उनके जेल जाने की पूरी तैयारी जो है। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में अब 49% एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे जुड़ा बिल 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिमिट पर फैसले के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लेबर कोड को भी मंजूरी दे दी है। ये लेबर कोड है सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ ही आपको भी ये बता दें कि बताया जा रहा है कि इससे कामगारों को पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ोतरी का फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीते महीने 27 अगस्त को रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत से भारत का रक्षा क्षेत्र में अहम रोल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा जो मकसद है वो रक्षा उत्पादन, नई तकनीकी विकसित करना और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अहम रोल देना है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से सत्र की तैयारियां खटाई में पड़ सकती हैं। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में सदन परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। और इस बीच आपको बता दें कि वर्चुअल सत्र के साथ ही इसका प्लान भी तैयार किया गया है और इससे कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंच गया है। कुल मामलों की संख्या अब 43,70,000 के पार है। तो वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,98,000 से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का खेल हो रहा है। अन्य मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
गया, वो उसके विपरीत जो है इसको साबित करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। देखिए, आंकड़ों का खेल हो रहा है और ये सरकार जो है इस मामले में इतनी अविश्वसनीय साबित हो चुकी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे जैसे संगठन का जो सर्वे है बेरोजगारी के सवाल पर, उन लोगों ने आने नहीं दिया। तो आंकड़ों के बाजीगरी से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, अभी हम लोग पीक पर नहीं पहुंचे हैं, इस महीने के अंत तक देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि शुरुआती दौर में जहां हमारे यहाँ ना के बराबर था, उस समय जिस ढंग से लॉकडाउन किया गया, या 30 जनवरी को जो पहला केस आया, उसके बाद जो है आपने ट्रंप का स्वागत किया, उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय माने विमान जो है आते रहा, यहाँ टेस्टिंग का इंतजाम नहीं हुआ, और उसके बाद अचानक आपने लॉकडाउन किया, और इस तरह का लॉकडाउन किया जो दुनिया भर में उस तरह का लॉकडाउन कभी नहीं हुआ था। इतना कठोर लॉकडाउन हुआ, इसने मैंने कोरोना को फैलने में बहुत मदद किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और कोरोना के मामले में सबसे पहली चेतावनी जो है देश में राहुल गांधी ने दिया था, यह भी सबको याद है। तो मिसमैनेजमेंट जो है हुआ है, और इस मिसमैनेजमेंट से ये भेद खुला है कि हमारे देश में जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा का ढांचा है वो कितना लचर और कितना कमजोर है। अब देखिए ना, जांच पड़ताल की बात है। अगर मान लीजिए हमारे ही ऊपर कोई अभियोग लगता है तो कैसे आदमी कबूल कर लेता है कि सही है। इसलिए मैंने जिन जिन लोगों पर इस तरह की आशंका है, ड्रग लेने की आशंका है, ड्रग व्यापार में शामिल रहने की आशंका है, उन सब की जांच जो है वो ड्रग वाला जो डिपार्टमेंट है, एंटी ड्रग वाला, वो उसको करना चाहिए। जैसे गोवा के किसी आदमी को गिरफ्तार किया है, या रिया पर जो है ये मामला जो है दर्ज हुआ है, उसी तरह से। लेकिन पक्की खबर मिले, एविडेंस हो तभी हो, किसी के चरित्र हनन के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा और कौन हो सकता है इस तरह का अफवाह फैलाने में। और झूठ के का मशीन है ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और इससे जुड़े हुए जो संगठन है, झूठ के मशीन है, फैक्ट्री है। किस तरह से झूठ को फैलाया जाता है, इसमें आज से नहीं, शुरू से ही वो लोग महारत हासिल किए हुए हैं। बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल साक्षी महाराज को बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी। साथ ही सुरक्षा को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज चिंतित नजर आए। दरअसल महाराज ने कहा कि मुझे कभी कुवैत तो कभी पाकिस्तान और कभी दुबई से धमकी भरे फ़ोन आते हैं। मैंने अपनी गतिविधियों में थोड़ा ज़रूर सीमित उनको किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में है। सरकार उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है, ये उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। कुवैत से कभी कहीं से मेरे पास धमकी के फ़ोन आने लगते हैं, तो मैंने अपनी गतिविधियों को थोड़ा सा सीमित किया है। अब कुछ आदत बिगड़ी हुई है तो पूरी तरह सीमित नहीं कर पाया हूँ, मैंने सीमित किया है। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, एक कुवैत से धमकी देने वाला आतंकी ATS ने पकड़ा, वो आज भी जेल में है। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि प्रदेश और केंद्र सरकार किस। राजस्थान में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उदयपुर में एक किसान को 3 करोड़ 71 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया गया। विधानसभा में नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को कहा कि मेरे पास गिंगला के एक किसान पेमा राम ने बिल भेजा है और इस किसान को 3 करोड़ 71,61,507 रुपए का बिल भेज दिया। राजस्थान में हजारों लोगों के बिल लाखों रुपए में पहुंचाए जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले में विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर ने बताया है कि इस मामले की जानकारी जैसे ही सहायक अभियंता को हुई, उन्होंने तुरंत इसमें सुधार कर दिया है। किसान को 6,400 रुपए का वास्तविक बिल दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये गलती जो है कंप्यूटर में सर्वर डाउन होने की वजह से डबल फीडिंग होने पर ये इस तरह की स्थिति बनी। अब ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। किसान का बिल है 3 करोड़ 74 लाख कर रहा है भाई, 3 करोड़ 74 लाख 617 771 लाख 3 करोड़ 71 लाख
61,507 बिल है। और वो कोरोना में दुकान बंदी थी, गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते। और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद। यूपी के जौनपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर अल्पसंख्यक की करोड़ों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदलापुर पड़ाव में जो जमीन कब्जे का आरोप लगाया गया, बताया जा रहा है कि जमीन मुख्तार अहमद नाम के एक व्यक्ति की है। उसने 2015 में अपनी जमीन का 5वीं का हिस्सा जो है वो बीजेपी के वर्तमान जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह को बेचा था। तो वहीं इसी जमीन के पास 3 बीघा जमीन अभी भी बची हुई थी, लेकिन एक सप्ताह पहले करोड़ों रुपए की इस जमीन पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष के सर पर पुलिस ने खुद बैठकर कब्जा करवाया। आपको बता दें, अब पूरी जमीन पर इस बाउंड्री वॉल यहां पर खड़ी कर दी गई है। तो वहीं इसका विरोध कर रहे जमीन मालिक के बेटों को पुलिस ने तब तक थाने में बैठा कर रखा जब तक जमीन पर कब्जा नहीं हो गया। अब जमीन मालिक अपनी जमीन को वापस पाने के लिए न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन सत्ता के दबाव के आगे उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये थाना क्षेत्र कोतवाली का है और उसमें एक झगड़े की सूचना थी। तो मारपीट न हो इसलिए सीओ सदर को भेजा गया था। सीओ सिटी उस दिन लॉ एंड ऑर्डर में कोतवाली क्षेत्र में ही एक जगह व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं जा पाए थे। तो उनको इसी झगड़ा के बीच बचाव के लिए झगड़े की सूचना में भेजा गया था। कब्जेदारी की कोई बात नहीं इसमें पूरा मामला ज़मीन का है, वो एसडीएम साहब के अंडर में है। एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट देखते हैं, पुलिस से उसका कोई लेना देना नहीं। सर, पीड़ित द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसे 36 घंटों तक थाना कोतवाली में बैठा हुआ है। क्या सही? देखिए, आरोप भी झूठा है और यदि कुछ भी और भी समस्या उनके पास आज तक पीड़ित हमारे पास नहीं आया, अगर आएगा तो उसकी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। उन्होंने ये कहा है कि अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और जब तक उसकी ज़मीन पर कब्जा नहीं हो गया तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये बात बढ़ा चढ़ा के। उधर बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में हरिसिद्ध विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव का जनसंपर्क यात्रा के दौरान शिवहर सांसद रमा देवी पहुंची हैं और प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों के बारे में लोगों को उन्होंने बताया। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की जमकर तारीफ भी वो करती नजर आई। वहीं इस मौके पर विजय राम सकल पटेल के साथ ही दीपक शर्मा, मुखिया शीला देवी और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। क्षेत्र में दौरा करने का आपका उद्देश्य क्या है? ये कि ऊपर से आदेश हुआ है कि रमा देवी सबसे पहले जाएं और लोग को ये संवाद दें, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको बताएं कि हमारा क्या क्या विकास हुआ है, कैसा कैसा विकास हुआ है, वो सारी चीज़ों को बताएं जाके। और लोग ऐसे समझदार हो गया है, पहले से बहुत जानकार हो। यूपी के सोनभद्र में दलित महिला के पूरे परिवार पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जमीनी विवाद को लेकर एक दलित परिवार को कुछ दबंगों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला पहले से कोर्ट में है, बावजूद इसके चलते दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसका इलाज नजदीकी निजी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुशीला सोनकर के द्वारा अनपरा थाने में तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उनके विपक्षी गढ़ के लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। इसको देखते हुए SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।